Hello everyone, this is Jasleen Kaur. Today we are going to start next chapter of Beehive 9th class, My Childhood. My Childhood जो चैप्टर है बेसिकली ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में है, जिनका नाम हम सभी ने सुना है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं इंडिया में और ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसका एक एक्सट्रैक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें से कुछ उसका एक एक्सट्रैक्ट ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरी जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एक एक्सट्रैक्ट है। चैप्टर स्टार्ट होता है एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थ से, कि उनका बर्थ कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और पूरा चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस में बड़े हुए, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, किन लोगों के साथ में वो पढ़े लिखे, उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, हर चीज़ आज हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनका जो बर्थ है वो होता है एक आइलैंड में, जो कि मद्रास में होता है, रामेश्वरम आइलैंड के अंदर। एक आइलैंड का नाम है, यहाँ पर उनका बर्थ होता है। उनका जो बर्थ होता है ये एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर होता है। वो एक मुस्लिम है लेकिन उनका जो बर्थ होता है वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर होता है। और जो उनके फादर होते हैं, वो अपने फादर के बारे में बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं, लेकिन जो उनका विजडम है वो उनको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। उनका विजडम, उनकी ऑनेस्टी वो बहुत ही उनको पसंद आती है। और वो बताते हैं कि जो मेरी मदर हैं, वो अपनी मदर के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि जो मेरी मदर है वो बहुत ही काइंड है, उनका गुडनेस उनको बहुत अट्रैक्ट करता है मेरी मदर का, और वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है। ये वो बताते हैं अपनी मदर के बारे में। इसके अलावा वो एक बात और बोलते हैं कि जो उनकी मदर इतनी काइंड है, उन्हें ये नंबर ऑफ पर्सन याद नहीं है, लेकिन जितने हम घर में लोग होते हैं, उनके 3 भाई और उनकी एक सिस्टर के साथ में उनके फादर और उन लोगों के साथ में जितने वो लोग टोटल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं उनके घर में आकर खाना खाते हैं। उनकी मदर इतनी काइंड है। अपनी मम्मा के बारे में ये सब चीज़ें बताते हैं। उसके बाद जब चैप्टर आगे बढ़ता है तो वो बताते हैं कि वो एक अपने एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर रहते हैं। वो एक पक्का हाउस होता है। और अपने फादर के बारे में वो बताते हैं कि जो मेरे फादर हैं वो जितना भी लग्जरियस सामान होता है वो इस सब को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो हमें भी यही कहते हैं कि आप इन सब की जितनी कम हैबिट डालोगे आपके लिए अच्छा है, और वो हमें बिल्कुल भी इसको सपोर्ट करने नहीं देते। हमारा जो घर है वो बहुत ही सिंपल है। और वो बताते हैं कि लग्जरी जो चीज़ें हैं वो उससे उनके पापा उनको जो है, उनके फादर जो है उनको दूर ही रखते हैं। लेकिन जितनी भी जो बोलते हैं बेसिक नेसेसिटी है, जो फिर नीडफुल चीज़ें होती हैं जैसे कि क्लोथ्स, मेडिसिन, फूड, इस सब की उन्हें कभी कमी नहीं होती है। ये सब उन्हें मिलता है। और वो बताते हैं कि अगर मेरे चाइल्डहुड की बात की जाए तो मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर रहा है, और मेरा जो चाइल्डहुड है वो इमोशनली भी सिक्योर रहा है और मटेरियली भी सिक्योर है मेरा चाइल्डहुड। वो बताते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में इस तरीके से। उसके बाद जब स्टोरी आगे बिगिन होती है तो वो बताते हैं कि जब वो 8 ईयर्स के ही होते हैं जब वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और वो एक जिस आइलैंड में रहते हैं वहाँ पर उस वर्ल्ड वॉर का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर उसका कोई खास असर नहीं होता। लेकिन वो बताते हैं जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है उसके बाद मेरे को कन्फ्यूजन ये होती है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों जो इमली के बीज हैं उसका जो रेट है, उसका जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, जैसे उसका प्राइस बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन जो बीजों को जो है वो मार्केट में ले जाकर उसको सेल करता हूँ, और उससे मुझे 1 आना कमाने को मिलता है। और उस टाइम पे 1 आना भी बहुत होता था। वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में अपना इस तरीके से वो बताते हैं हर चीज़ हमको। और इसके बाद वो बताते हैं कि उनका जो लेकिन उनके एरिया में जो वर्ल्ड वॉर है उसका कोई इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में जो इंडिया के लोग हैं उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए कह दिया जाता है। वो बताते हैं कि जब आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे एरिया के अंदर या हमारे आइलैंड के अंदर किसी ने इमरजेंसी जो है लगा दी होती है। वो इस तरह का माहौल होता है वहाँ पे। और वो कहते हैं कि इसका फर्स्ट जो मैंने इंसिडेंस देखा वो ये होता है कि वहाँ की जो ट्रेन है वो सस्पेंड हो जाती है और उसके अंदर से जो न्यूज़पेपर्स है वो उठा के बाहर फेंके जाते हैं। बताते हैं जो उनका कज़न होता है समसुद्दीन, वो उसके साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। उनका जो कज़न है वो बेसिकली न्यूज़पेपर सेल करता है।
तो बताते हैं कि उसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, उसको एक सपोर्टर की ज़रूरत थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी हेल्प करना स्टार्ट करता हूँ, उस काम के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। और वो जो वहाँ से जो है उनको उनकी फर्स्ट सैलरी मिलती है। और वो बताते हैं कि वो जो फर्स्ट सैलरी है उनकी, वो आज तक भी उसको भूल नहीं पाए हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो जो फर्स्ट सैलरी है मैं उसको नहीं भूल पाता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में। उनके 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में उन्होंने चैप्टर में बताया है। फर्स्ट फ्रेंड होते हैं उनका नाम है रामनाथन शास्त्री जी। ये बेसिकली इनके जो फादर हैं ये प्रीस्ट हैं, वहाँ पे जो रामेश्वरम टेम्पल है वहाँ पर प्रीस्ट होते हैं, और ये भी आगे चलकर प्रीस्ट ही बनते हैं, ये आगे जाके प्रीस्टहुड में ही अपना करियर बनाते हैं। सेकंड फ्रेंड की उन्होंने बात की है अरिवंदन। सेकंड फ्रेंड की उन्होंने बात की है अरिवंदन की। अरिवंदन जो होते हैं बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट लाइन में अपना करियर बनाते हैं। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं ये बताते हैं कि अरिवंदन जो है वो बेसिकली वहाँ पे जो टेम्पल है, वहाँ पर जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम हैंडल करते हैं। इसके बाद तीसरे फ्रेंड की बात हो रही है शिव प्रकाशन। तो जो शिव प्रकाशन है बेसिकली वो केटरिंग बिजनेस में आगे जाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं ये ही उनके साथ रहे हैं मतलब शुरुआत से। और ये तीनों फ्रेंड्स के नाम सुन के हमें समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली एक टिपिकल हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जिस टाइम की ये बात हो रही है और रामेश्वरम जो आइलैंड है वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कहते हैं लेकिन हमारे चाइल्डहुड पर इसका कोई कभी इफेक्ट नहीं पड़ा था। अगर हम अपनी फैमिली के बारे में बात करें, हम लोग जो है अपनी फैमिली के अंदर जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है वो हम लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं उनके बारे में भी उनकी कहानियाँ सुनाई गई हैं, और हमें रामायण भी सुनाई गई है। तो हमें चाइल्डहुड में कोई भी मतलब हमारे फैमिली की तरफ से इस तरह का कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा जिसमें हम लोग को कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे हमारे अंदर डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें वो बताते हैं। और इसके अलावा बताते हैं कि हम एक दूसरे के घर पे खाना भी खा लिया करते थे, तो इस तरह ही कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद वो बताते हैं कि जब वो 5th क्लास में जाते हैं तो वो अपनी 5th क्लास का बेसिकली एक इंसिडेंस बताते हैं। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं 5th क्लास के अंदर, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर उनको एक नए टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, और वो बताते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी होते हैं कि इस क्लास के अंदर मैं कभी भी पीछे नहीं बैठता था, मैं हमेशा आगे ही बैठता था। मैं हमेशा जो मेरे फ्रेंड है रामनाथन शास्त्री उनके साथ में ही बैठा करता था। और वो बताते हैं कि मैं क्योंकि एक मुस्लिम हूँ तो मैं एक कैप पहना करता था अपने सर पे, जो कि आइडेंटिटी जो कि ये मार्क करता था कि मैं बेसिकली एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जो रामनाथन शास्त्री है वो एक सेक्रेट थ्रेड पहना करते थे जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं, वो पहना करते थे, जिससे ऑब्वियसली ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती थी, ये मार्क होता था कि वो बेसिकली एक टिपिकल हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। वो बताते हैं कि जो एक वहाँ पर हमारे जो स्कूल है वो वहाँ पर एक न्यू टीचर आते हैं, और वो न्यू टीचर हम लोग को साथ बैठे हुए देखते हैं। और आई थिंक उनको ऐसा लगता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि एक मुस्लिम के एक हिंदू के साथ में एक मुस्लिम बच्चा कैसे बैठा हुआ है। वो मुझे खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि आप पीछे जाकर बैठो। तो ये उनको बहुत अजीब लगता है, ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिलता है। और वो बताते हैं कि जैसे मैं पीछे जा रहा होता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे पीछे भेजा जा रहा था। और रामनाथन शास्त्री जी के बारे में वो बताते हैं कि मैं देख पा रहा था कि जब मुझे पीछे भेजा गया था तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो वो ये चीज़ बताते हैं, और वो कहते हैं कि वो इंसिडेंट्स भी मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। और ये चीज़ इसके बाद रामनाथन शास्त्री जी ने भी और मैंने भी जाकर अपने घर में बताई। इस तरह का इंसिडेंट्स हमारे साथ में हुआ है, हमने अपनी फैमिली को जाकर बताया जब। तो रामनाथन शास्त्री जी के जो फादर हैं वो हमारे स्कूल आते हैं और वो आके उस टीचर से मिलते हैं और उनको डांटते हैं, उनको कहते हैं कि आप बच्चों के इनोसेंट माइंड्स के अंदर इस तरह की कास्ट और रिलीजन को लेकर इस तरह के डिफरेंशिएट्स पैदा मत करो, उनके इनोसेंट माइंड के अंदर आप इन सब चीज़ों को मत डालो, ये कास्ट और रिलीजन का पॉइजन मत घोलो। तो इस तरह के बारे में इस तरह से वो बोलते हैं। और वो बताते हैं कि जो रामनाथन शास्त्री के जो फादर होते हैं वो इतने ब्लंट होकर उनको बोलते हैं कि ईदर यू से सॉरी अदरवाइज जस्ट लीव द आइलैंड। तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि या तो तुम बच्चों को सॉरी बोलो या तो तुम सॉरी बोलो, वरना ये आइलैंड छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। तो वो जो टीचर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन वो सॉरी कहते हैं और वो पढ़ाना स्टार्ट। और तो
वो जो टीचर हैं वो बहुत ही मतलब फील करते हैं इस बात को और वो सॉरी कहते हैं। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी वो हैं, वो आगे चल के बताते हैं कि वो ना ही सिर्फ सॉरी बोलते हैं बल्कि उनके बिहेवियर के अंदर भी उनको चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस होते हैं उनकी और वो बताते हैं कि उस इंसिडेंट्स के बाद में वो क्योंकि एक तो वो यंग टीचर है, उनको आगे के लिए एक अच्छा नज़रिया मिलता है और वो उसको फॉलो कर पाने की उनको सीख मिलती है। तो वो बताते हैं कि उनको एक अच्छी सीख मिलती है और उनका नज़रिया चेंज हो जाता है और वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन दोबारा वो कभी भी हमारे क्लासरूम में हमें देखने को उनकी तरफ से नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें इसके बाद में वो बताते हैं। इसके बाद वो बताते हैं बेसिकली, जैसे हमने पहले भी बात की कि वो छोटा सा एक आइलैंड है रामेश्वरम, और वहाँ पे वो ऑब्वियसली वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, ज़्यादा बड़ा वो है नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। लेकिन वो बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक साइंस टीचर होते हैं जो कि एक रिबेल होते हैं, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं करते और वो कहते हैं कि डिफरेंट तरह के लोगों को हमेशा आपस में मिलना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट कास्ट के लोग हों, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हों, लेकिन उनको आपस में मिलना चाहिए। सो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशंस होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते, वो उसका विरोध करते हैं और वो बताते हैं उसके बारे में। अब वो अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि लेकिन वो मुझसे बहुत बातें किया करते थे, और उनके जो साइंस टीचर होते हैं वो भी एक बेसिकली हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो बताते हैं कि मुझसे बहुत बातें करते थे वो, और मुझे हमेशा बोला करते थे कि अब्दुल कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे जाकर बहुत अच्छा काम करो और तुम एक ऐसे इंसान बनो, इतना अच्छा काम करो कि तुम्हारा उठना बैठना जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनके बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना हो। तो इस तरह से वो जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनके साइंस टीचर जो है वो इस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं। और जो उनके साइंस टीचर है वो एक दिन उनको अपने घर पे बुलाते हैं खाना खाने के लिए, और एपीजे अब्दुल कलाम जी वहाँ जाते हैं उनके घर पे। तो वहाँ पर जाके भी उनको एक छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन का जो है उनको थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पहले बात की, वहाँ पे जो लोग हैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, उनकी जो वाइफ होती है उनके साइंस टीचर की, वो भी बहुत ऑर्थोडॉक्स होती है, वो उनका भी नेचर मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करती है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर। तो वो बताते हैं कि आगे चलकर मुझे देखने को मिलता है जब मैं उनके घर पे जाता हूँ कि जो उनकी वाइफ है वो मुझे देखकर ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कौन है ये मेरे किचन में नहीं आएगा। वो कहते हैं कि मेरा जो किचन है वो बहुत ही प्योर किचन है और ये मेरे किचन में आएंगे नहीं, और वो उनको खाना देने से भी मना कर देती है। लेकिन जो उनके साइंस टीचर होते हैं वो इस चीज़ पर ना अपनी वाइफ के साथ किसी तरह की फाइट करते हैं, वो बहुत ही प्यार से उनको वो कुछ नहीं बोलते, जबकि वो खुद वहाँ पर किचन में जाके खाना परोसते हैं और मेरे साथ बैठ के वो खाते हैं, और उनकी वाइफ जो है ये सब कुछ देख रही होती है। तो ये इंसिडेंस वहाँ पर होता है, और उनकी जो वाइफ है जब वो देख रही होती है, सो एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो मुझे देखकर क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है। या तो वो मेरा खाना खाने का स्टाइल देख रही है, बिकॉज वो चावल खा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि या तो वो देख रही है कि मैं किस तरीके से चावल खा रहा हूँ, या वो देख रही है कि शायद मैं किस तरीके से पानी पी रहा हूँ, या फिर वो ये देख रही है कि मैंने जैसे खाना खाया उसके बाद मैं अपना फ्लोर जो है क्लीन कर रहा था, मैं अपना मैट उठा रहा था, तो हो सकता है कि शायद मैं जिस तरह से सफाई कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ चीज़ों को, शायद वो देख रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली में कि वो ऑब्जर्व क्या कर रही हैं। सो उसके बाद जैसे वो वहाँ से जाने लगते हैं, उनके जो साइंस टीचर होते हैं वो उनको फिर से कहते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि अब्दुल तुम फिर दोबारा आना हमारे घर पर। लेकिन अब्दुल कलाम जी जो होते हैं, बिकॉज उन्होंने जो वहाँ पर जो इंसिडेंट्स देखा उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करते हैं, और वो उनके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है उनका हेजिटेशन। सो साइंस टीचर जो है वो उनको देख के ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये बहुत हेजिटेट कर रहे हैं लगता है अगली बार आने में। और अगर तुम चाहते हो कि कास्ट और रिलीजन को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन हमको फेस करना पड़ता है, अगर तुम चाहते हो कि ये ख़त्म हो जाए और तुम चेंजेस लाना चाहते हो, तो तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत करते टाइम तुम्हें इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे और तुम्हें इन्हें फेस करना पड़ेगा। सो ये एक पॉजिटिव वाइब आती है अब्दुल कलाम जी के अंदर, और वो दोबारा आते हैं खाना खाने के लिए उनके घर पे। जब वो दोबारा आते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो देखते हैं
कि जैसे वो दोबारा आते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता, बल्कि उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही खुश होके बहुत ही प्यार से उनको खाना खिलाती हैं, और वो अपने हस्बैंड और वो जो तो वो उनकी जो वाइफ है बहुत ही प्यार से बिठा के उनको खाना खिलाती हैं। वो दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जैसे उस दिन खा रहे थे उनके जो साइंस टीचर हैं और अब्दुल जी, उस दिन उन्हें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिलता। उसको देख के वो थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आती है उनके अंदर, और वो सोचते हैं कि हाँ अब कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये चीज़ें, ये जो इंसिडेंट्स हैं उनके साथ में होते हैं। इसके बाद जो है वो बताते हैं कि इन बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। वो सीख चुके थे चीज़ों को और वो आगे इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाह रहे थे। और उसके बाद में वो बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका एंड हो गया था वहाँ पर जो है। उसके बाद क्योंकि अब हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली थी, 1947 का टाइम आ रहा था पास, तो वो बताते हैं कि उस टाइम पे हमारे आइलैंड के अंदर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, एक अलग ही तरह की वहाँ पे प्रोस्पेरिटी थी, एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस थी वहाँ पर। वहाँ का एनवायरनमेंट जो था बहुत ही पॉजिटिव था, वहाँ पे जो वाइब थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। तो वो चीज़ें बताते हैं, और वो बताते हैं कि उस टाइम पे जो गांधी जी हैं उन्होंने भी कहा था कि इंडियंस विल मेक देयर ओन इंडिया, जो इंडियंस हैं वो अपना खुद का एक नया भारत बनाएंगे, दे विल मेक देयर न्यू इंडिया। तो इसके बारे में वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद में वो बताते हैं कि आगे की स्टडीज़ के लिए मैं अपने फादर को कहना चाहता हूँ, मैं अपने फादर से परमिशन मांगता हूँ कि मैं इस आइलैंड को छोड़ दूँ और मैं कहीं और पढ़ने के लिए जाऊँ। तो वो अपने फादर से बात करते हैं इस चीज़ को लेके कि मैं अब मेरी स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ रामनाथनपुरम जाना चाहता हूँ और इस आइलैंड को छोड़ना चाहता हूँ। उनके जो फादर हैं वो मना नहीं करते, बस वो एक बार कहते हैं कि एक बार दोबारा से सोच लो और उसके बाद अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से परमिशन है। और तो जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो बिल्कुल श्योर होते हैं इस चीज़ को लेके। उनके फादर भी उनको कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो और तुम कहीं और जाके पढ़ाई करना चाहते हो। और एक वो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं उनको, वो कहते हैं जो सीगल होता है, बर्ड होता है, वो भी सन के आसपास घूमता है और उसका कोई घोंसला नहीं होता, उसका कोई नेस्ट नहीं होता, वो बिना घर के रहता है। ये एग्जाम्पल वो उनको देते हैं। लेकिन जो उनकी मदर होती हैं APJ अब्दुल कलाम जी की, वो थोड़ी सी इस चीज़ को लेके नर्वस होती हैं और बहुत वरी करती हैं कि मेरा जो बेटा है वो चला जाएगा यहाँ से, कहीं और रहेगा। तो उसके बाद जो उनके फादर हैं वो अपनी वाइफ को समझाते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी की मदर को समझाते हैं कि तुम इनको समझा सकती हो, सिखा सकती हो, तुम इनको प्यार कर सकती हो, लेकिन तुम इनको विचार नहीं दे सकती। इनके थॉट्स अपने होंगे, इनको अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी है। तुम इनको रोक नहीं सकती, इनको आगे बढ़ने दो। माना ये आप तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन ये देश के भी बच्चे हैं और इनको आगे चलकर अपना नाम कमाने दो। इस तरह की बातें करके वो समझाते हैं अपनी वाइफ को। यहीं पे जो ये चैप्टर है ये एंड हो जाता है। और इस चैप्टर में हमने बेसिकली सब कुछ पढ़ा रिलेटेड टू APJ अब्दुल कलाम जी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंडिया के 2002 में इंडिया के 11 प्रेसिडेंट जो हैं ये बने थे और ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है उनकी लिखी हुई एक बुक का जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। आज के लिए इतना ही। आई विल बी कमिंग बैक for more videos, for more updates. Please do like and subscribe our channel. Thank you so much.